तो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान, कीप डिस्कवर कीप लर्न। अपना दोस्तों जो टारगेट आरएएस प्री 2023 का बैच चल रहा है, इसमें आज अपने दोस्तों जो वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी है इसका थोड़ा क्विक रिवीजन करेंगे 36 एमसीक्यू की सहायता से। ठीक है, तो ये भी मैंने यहाँ पे दोस्तों जो प्रीवियस एग्जाम में लिए वही क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं। तो पहला प्रश्न अपना है दोस्तों, इसमें आपको ये देखना है कि कितने जोड़े सही सुमेलित है। तो मेरियाना ट्रंच की बात करें तो दोस्तों मेरियाना सभी को पता, अच्छी तरह याद होगा, तो विश्व की ये सबसे ज्यादा गहरी खाई है। तो ये दोस्तों जो ग्रत है ये प्रशांत महासागर में, ये बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। प्लूटो रिको की बात करें तो अटलांटिक में ही है, तो ध्यान रखना जो प्लूटो रिको ट्रेंच है ये आपको अटलांटिक महासागर में ही मिलेगा। लेकिन जो यूरेशिया वाला है ना ये आपको आर्कटिक में मिलेगा। ठीक है ना दोस्तों, कहाँ पे मिलेगा? ये आर्कटिक में मिलेगा। और ये जावा आपको मिलेगा हिंद महासागर में, बस ये ध्यान रखना। तो दो सही मैच है यहाँ पे अपने को, तो ये वाला ध्यान रखना है अपने जो एग्जाम की दृष्टि से है कि यूरेशियन वाला कहां पे है? आर्कटिक में, आर्कटिक महासागर में है। यूरेशियन, आर्कटिक और प्लूटो अटलांटिक। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप कनेक्ट कर लेना कैसे भी। जावा की बात करें तो हिंद में, जावा की बात करें तो हिंद महासागर में आ जाएगा। अब अपने चलते हैं दोस्तों दूसरे प्रश्न पे। अब यहाँ पे दोस्तों बताना है कि कितने क्षेत्रों में व्यापक व्यावसायिक अनाज की खेती की जाती है, मतलब व्यापक रूप से, व्यावसायिक रूप से, मतलब जिसका महत्व है व्यावसायिक रूप से, तो कितने क्षेत्र ऐसे हैं? तो यहाँ पे दोस्तों 3 क्षेत्र हैं केवल। एक तो पहला, एक कनाडा वाला, एक न्यूजीलैंड कैंटरबरी मैदान वाला। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है कि व्यापक रूप से खेती की जाती है। तो ये 3 स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सत्य हैं। ठीक है, तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि खेत का आकार बहुत ज्यादा बड़ा होता है, उसमें इतने ज्यादा इंस्ट्रूमेंट लगते हैं कि वहां पे मतलब जो उसका उपज है ना वो कम हो जाती है प्रति एकड़, लेकिन प्रति व्यक्ति उसकी जो उच्च उपज है ना वो ज्यादा रहती है। ठीक है, तो वो सारी चीजें इसमें देखा जाता है। अपने व्यवसायिक खेती की यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब अपने जेट धाराओं के बारे में देखते हैं दोस्तों कि कितने कथन सही है। अगर जेट धाराओं की बात करें तो इसमें से जो आपके कथन दिए गए हैं, कितने कथन यहाँ पे सही है। जेट धाराएं वायुमंडल के दोस्तों क्या है कि ऊपरी स्तरों में तेज पवन की अपेक्षाकृत संकीर्ण पट्टी होती है। ठीक है, तो वायुमंडल के ऊपरी परतों में ही होती है ये जेट स्ट्रीम की वजह से। अपनों ने एक सिद्धांत भी पढ़ा था जिससे अपने क्या है कि मानसून आता है। जेट स्ट्रीम का सिद्धांत पढ़ते हैं अपने, जब भी अपने राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो जेट स्ट्रीम का, तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। फिर अगर अपने बात करें दोस्तों कि ये आमतौर पर पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, जेट स्ट्रीम की बात कर रहे हैं अपने। ठीक है, जेट स्ट्रीम, तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा क्योंकि इनकी दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, तो ये कथन गलत है। तो जेट स्ट्रीम की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर होती है दोस्तों, ये अपने को ध्यान रखना है। कैसी होती है? पश्चिम से पूर्व जेट स्ट्रीम की दिशा। तीसरे कथन की अगर अपने बात करें दोस्तों कि सर्दियों के दौरान उनकी स्थिति भूमध्य रेखा के पास होती है और उनकी गति गर्मियों के दौरान की तुलना में अधिक होती है, तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों कि इनकी सर्दियों में गति ज्यादा होती है गर्मियों की अपेक्षा। तो कि 2 कथन 3 में से सही है। ठीक है, अपने को जो कथन मैंने बताए है ना आपको उन पे फोकस करना है। ठीक है, अब अपने चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि सेम वही बात बतानी है, यह उप महाद्वीप को ठंडी उत्तरी हवाओं से बचाता है। तो ये बात करनी है अपने किसके बारे में? 1 सेकंड। हाँ, हिमालय पर्वत का भारतीय जलवायु पर प्रभाव बताना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे है दोस्तों आपका क्वेश्चन, आपको क्या है कि हिमालय पर्वत का भारतीय जलवायु पर प्रभाव बताना है कि क्या प्रभाव है। तो हिमालय पर्वत का तो बहुत मेन योगदान है, जैसे अरावली का राजस्थान में है। ठीक है, तो अरावली का राजस्थान में दोनों तरीकों से ही हो गया। ठीक है, एक तरीके अरब सागर के लिए इतना नहीं है जितना अपना बंगाल की खाड़ी के लिए है राजस्थान में। तो वैसे ही अपने को हिमालय का बताना है दोस्तों, तो हिमालय की दृष्टि से अपने को। ठीक है, तो उप महाद्वीप को साइबेरिया की ओर से आने वाली ठंडी उत्तरी हवाओं से बचाता है। तो ये उप महाद्वीप को ठंडी उत्तरी हवाओं से बचाता है, ये बिल्कुल सही कथन है दोस्तों। जो कथन 1 है वो बिल्कुल सही है। तो कहां से आती है ये ठंडी हवाएं? साइबेरिया से आती है। ठीक है दोस्तों, साइबेरिया आपके रूस साइड पड़ेगा।
और अब अपने चलते हैं, मानसूनी हवाओं को रोक लेता है जिससे उन्हें महाद्वीप के भीतर नमी मुक्ति के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो दोस्तों ये कथन भी बिल्कुल सही है। तीसरे कथन की बात करें कि यह विभिन्न वायुदाब क्षेत्र बनाता है जिससे मानसूनी हवाओं की दिशा ही उल्ट जाती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है कि ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, भूमि और समुद्र का जो विभेदक ताप है जिसे ITCZ का शतांतर विभिन्न वायुदाब क्षेत्र बनाने के लिए जिम्मेदार है, जो मानसूनी हवाओं की दिशा का उल्ट फेर का कारण बनता है, जबकि ये नहीं बनता हिमालय पर्वत। तो ये कथन आपके गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके केवल 2 कथन सही हो जाएंगे। मैंने जो कथन बताया आपको कथन याद रखने हैं बस। ठीक है, किसके लिए? अगर हिमालय पर्वत अपनी जलवायु पे क्या प्रभाव डालते हैं, ये बात आपको याद होनी चाहिए। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान के महत्वपूर्ण खनिज आधारित उद्योग है? तो ये तो आप दोस्तों आराम से कर ही सकते हो। ठीक है, राजस्थान के महत्वपूर्ण खनिज आधारित उद्योग, देखो दोस्तों इसमें से एक तो अपना सही हो जाएगा, कौन सा? जस्ता गलाने का उद्योग हो जाएगा। फिर एक अपना दोस्तों सीमेंट उद्योग हो जाएगा। एक अपना हो जाएगा दोस्तों संगमरमर का। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग यहाँ पे नहीं होगा। ABD करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर 3 है ये आपका करेक्ट रहने वाला है यहाँ पे। और इसके अलावा और भी वैसे बहुत सारे उद्योग हैं, लेकिन मेन अपने को क्या पूछा गया है? खनिज आधारित उद्योग पूछे गए हैं। अब नेक्स्ट अपने चलते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको बताना है कि जो मेजी नोट रेखा है ये किस देश के बीच स्थित है। ठीक है ना, इसकी बात कर रहे हैं अपने दोस्तों, मेजी नोट की बात कर रहे हैं। तो ये रेखा आपके आ जाएगी दोस्तों फ्रांस और जर्मनी के मध्य। फ्रांस और जर्मनी के मध्य मेजी नेट रेखा आ जाएगी। ठीक है, और अगर और रेखाओं की बात करें तो डूरंड की तो आपको पता ही होगा। ठीक है, ये बेसिक सी है, ये सभी को याद होगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य, पाक एंड AFG लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, अफगानिस्तान। मैकमोहन भारत और चीन के मध्य, अगर अपने बात करें दोस्तों मैकमोहन की, तो भारत और चीन के मध्य। तीसरी अगर अपने दोस्तों रेखा की बात करें तो मेजी नोट हमने पढ़ लिया। 38वीं समांतर रेखा याद रखना, उत्तर और दक्षिण कोरिया के मध्य। ये पूछ लेता है बहुत बार। 38वीं समांतर रेखा दोस्तों आपको याद रखनी है, जो कि आपके उत्तर व दक्षिण कोरिया के मध्य है। उत्तर एंड दक्षिण कोरिया के मध्य है। फिर अगर अपने बात करें चौथी दोस्तों, ऑर्डर नीस रेखा जर्मनी और पोलैंड के मध्य। ऑर्डर नीस अगर आपसे पूछ ले रेखा किसके मध्य है दोस्तों, तो जर्मनी व पोलैंड देश के मध्य। अगर आपसे पूछ ले रेड क्लिफ तो भारत पाकिस्तान, ये सभी को याद होगा। तो मेजी नोट याद रखना है अपने को अच्छे से। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ग्रैंड कैनियन किस देश में है? तो ध्यान रखना दोस्तों, ये जो ग्रैंड कैनियन है ये अमेरिका में है, इसको केन्या मत करिए ना। ये क्या है कि दोस्तों एक घाटी का उदाहरण है ग्रैंड कैनियन। ठीक है, जो कि अपर्दन जन्य भूभाग है। ठीक है, इसके बारे में अपने और डिटेल से अपने अंदर इतना नहीं जाएंगे। और इसके बाद अपने चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों अगला प्रश्न है अपना दोस्तों कि मध्य मंडल के ऊपर स्थित होता है एक ऐसा क्षेत्र जहां ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। तो दोस्तों सिंपल सा है, आप बता सकते हो मध्य मंडल के ऊपर स्थित होता है और एक ऐसा क्षेत्र है जहां ऊंचाई के साथ साथ टेम्परेचर क्या होता है? इंक्रीज होता है। ध्यान रखना क्या बोल रहा हूं मैं, तापमान बढ़ता है तो तापमंडल हो जाएगा दोस्तों आपका थर्मोस्फेयर। ये सारी परतें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपकी आती है ट्रोपोस्फेयर, फिर दोस्तों आपकी आती है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर दोस्तों इसके बाद आपकी आ जाएगी मीजो। ठीक है, मीजो के बाद आपकी दोस्तों थर्मो के बाद आपकी आ जाएगी दोस्तों एक्सोस्फेयर। ठीक है, बहिर्मंडल। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों। पहले टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा, फिर स्ट्रेटो में 0 डिग्री हो जाएगा, फिर मीजो में दोस्तों क्या है? टेम्परेचर आपका बढ़ना लगेगा। मीजो के बाद आपका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो ये सारे अपने को ध्यान रखना है। जो अपना थर्मोस्फेयर है यहाँ पे स्पेस क्राफ्ट वगैरह आपको मिल जाएंगे। अब अपने चलते हैं विश्व का सबसे बड़ा दोस्तों ज्ञात नदी द्वीप पूछे तो
आपका आ जाएगा कौन सा, माजुली द्वीप। सभी को पता होगा दोस्तों इसके बारे में तो अच्छे से, ठीक है। तो ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आ चुका, तो माजुली द्वीप है दोस्तों, ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी पे है। ध्यान रखना कहाँ पे मिलेगा, ये आपको असम में मिलेगा। और कौन सी नदी पे मिलेगा दोस्तों, ये आपको मिलेगा ब्रह्मपुत्र नदी पे मिलेगा, ठीक है। ये दोनों बातें आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में भी है, बस इतना याद रख लेना इसमें। अब अपने चलते हैं अगले प्रश्न पे कि किस वायुमंडलीय परत में आयन होते हैं और वायरलेस संचार में यहाँ पे मदद करते हैं। तो दोस्तों तापमंडल में, ठीक है ना, तापमंडल यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। तापमंडल, क्षोभ मंडल जो पृथ्वी का निचला हिस्सा होता है, सबसे पहले क्षोभ होता है, फिर समताप, फिर मध्य, फिर ताप, ठीक है। ऐसे याद रख लेना, इसको याद रखना है अपने को। क्षोभ को ट्रोपो बोलते हैं, समताप को स्ट्रेटो बोलते हैं, मध्य को क्या बोलते हैं, मीजो, मीजो मध्य। और आपका दोस्तों जो थर्मो हो जाएगा फिर एक्सो हो जाएगा, ठीक है। और ओजोन परत आपकी समताप मंडल में होती है, ध्यान रखना। ये तो तापमंडल है, यहाँ पे क्या होगी आपकी ओजोन लेयर होगी, ओजोन परत, ठीक है, जो अपने को सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें आती है उनसे सुरक्षा प्रदान करती है दोस्तों, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपने को इतनी याद रखनी है इसके बारे में। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए पृथ्वी का कौन सा भाग जिम्मेदार है। अगर अपने बात करें तो पृथ्वी का जो मैग्नेटिक इफेक्ट आ रहा है तो उसके लिए पृथ्वी का कौन सा दोस्तों भाग यहाँ पे जिम्मेदार है। पृथ्वी में अलग अलग भाग होते हैं, अपने पढ़ते हैं क्रस्ट, कैंटल, मेंटल, सॉरी कोर, ऐसे। तो बाहरी कोर जिम्मेदार है दोस्तों, कौन सी, बाहरी कोर यहाँ पे इसके लिए जिम्मेदार होगी। तो क्रस्ट, मेंटल और कोर तीन भागों में विभाजित होता है, ठीक है। एक इनर कोर होती है, एक आउटर कोर होती है, ठीक है। और जो क्रस्ट है ये पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है। जो क्रस्ट है ये सबसे बाहरी भाग है, ध्यान रखना दोस्तों, सबसे बाहरी भाग, ठीक है। और पृथ्वी की आंतरिक परत की दूसरी परत है जो मेंटल है, वो आपके जो कि 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। जो मेंटल की बात करें तो ये 2900 किलोमीटर दोस्तों गहराई तक आपके फैला हुआ है। और इसके मेंटल के ऊपरी हिस्से को एथेनोस्फीयर भी कहा जाता है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चीन किसके साथ दोस्तों अपनी सीमा साझा नहीं करता। दोस्तों जो चीन है वो रूस के साथ करता है, आराम से आप देख सकते हो मैप में। अब इसके लिए आपको थोड़ा मैप याद होना चाहिए। तो अफगानिस्तान के साथ भी करता है और मंगोलिया के साथ भी करता है दोस्तों। मंगोलिया में जो गोबी का मरुस्थल है, मरुस्थल की बात करें तो ये भी आपसे पूछा जाता है। तो गोबी का मरुस्थल चीन और मंगोलिया दोनों में है, मंगोलिया में ज्यादा फैला हुआ है, ठीक है। तो बुल्गारिया के साथ नहीं करता है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर आपके 4 हो जाएगा। बुल्गारिया के साथ यहाँ पे सीमा शेयर नहीं करता चीन। अब अपने चलते हैं कौन सी जल संधि। तो ये जल संधि है ना आपकी सारी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दी है। जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। जो यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है वो जल संधि आपको बतानी है। जिब्राल्टर फेमस है ये तो जिब्राल्टर का नाम आपको याद होना चाहिए, जो कि अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती भी है और यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका के मोरक्को से अलग भी करती है। तो अटलांटिक को भूमध्य सागर से जोड़ती है। जो जिब्राल्टर है ये किसको जोड़ती है, अटलांटिक महासागर नहीं लिख रहा मैं, डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है। अटलांटिक को भूमध्य सागर से जोड़ती है, सागर से जोड़ती है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगर अपने बात करें अगली और भी कुछ जैसे जल संधियों की, तो एक आती है दोस्तों आपके सुंडा जल संधि, ठीक है। ये क्या है कि आपके दोस्तों इंडोनेशियाई जो सेलाट है, सुंडा एक चैनल है जो जावा और सुमात्रा के द्वीपों के बीच स्थित है। तो जो सुंडा है वो इंडोनेशिया के जावा और सुमात्रा द्वीपों के बीच है, जो कि मध्य हिंद महासागर को पूर्वी एशिया से जोड़ने वाला एक भाग है, ठीक है। और ताइवान जल संधि, ये बाकी दोस्तों मैंने क्या एक ग्रुप में डाल दिया, आप वहां पे देख लेना जितनी भी जल संधियां हैं। अब अपनी बात करेंगे दोस्तों क्षुद्र ग्रह किनकी कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। जो आप बात करते हैं अपने क्षुद्र ग्रह की,
तो दोस्तों ये मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच में पाए जाते हैं। किसके? मंगल और बृहस्पति, जो कि तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अलावा छोटे छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं ना, इनको क्षुद्र ग्रह बोला जाता है दोस्तों। ठीक है। और 4 सबसे बड़े क्षुद्र ग्रह की बात करें तो सेरस, वेस्टा, प्लस ये आ जाएंगे। ठीक है। और इनकी कक्षा अंडाकार होती है। ठीक है। धातुओं और चट्टानों से बना होता है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस ग्रह को दोस्तों अप्रत्यक्ष या विल्ड प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है? तो शुक्र ग्रह है दोस्तों, इसको आपको विल्ड प्लेनेट या अप्रत्यक्ष ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह भी आपका शुक्र ही है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, सौर मंडल का सबसे, अगर अपने बात करें दोस्तों गर्म ग्रह की, तो वो भी आपका क्या आ जाएगा? शुक्र ही आ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहलाता है वो भी शुक्र कहलाता है। ठीक है। सुबह का तारा, शाम का तारा भी इसे शुक्र को ही कहा जाता है। और सूर्य से दूसरा ग्रह है। ठीक है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, कि जो महासागरीय है जल डमरू मध्य की बात करें दोस्तों, तो उनके लिए गलत कथन का चयन करना है। महासागरीय जल डमरू मध्य के लिए तो यहाँ पे दोस्तों जो बाबा अल मंडेव जलूर्ड और अदन की खाड़ी लाल सागर को जोड़ता है, और जो फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी होमुर्ज जल डमरू मध्य से जुड़ी हुई है, ये भी कथन सही है। बेरिंग जल डमरू मध्य जापान और रूस के बीच स्थित है, तो ये कथन आपका दोस्तों गलत हो जाएगा। गलत कथन पूछा है। तो बेरिंग जो जल डमरू मध्य है दोस्तों अलास्का और रूस को जोड़ता है। किसको? अलास्का व रूस को जोड़ता है। किसको? रूस को जोड़ता है। ठीक है। और एशिया और अमेरिका को जोड़ता है, ऐसे भी आप कह सकते हो। ठीक है। और अगर अपने बात करें दोस्तों ये बाबा अल मंडेव जल डमरू मध्य, तो ये याद रखना है आपको, अदन की खाड़ी और लाल सागर को ये जोड़ता है। किसको? अदन की खाड़ी, लाल सागर को जोड़ता है। जिब्राल्टर की बात करें, ये एक संकीर्ण जल डमरू मध्य है जो आपके अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। ये अभी हमने पढ़ा था। अब अपने चलते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों, कि नदियां बताई गई है। ठीक है, अलग अलग। तो इसमें दोस्तों आपको सुमेलित करना है कि दोनों नदी कहाँ पे बहती है। अम्बू दरिया, कोलोराडो, लिम्पोपो, जिसमें बहती है मतलब। ठीक है। तो दोनों नदी की बात करें दोस्तों तो ये आपके आजोव सागर में बहती है। यहाँ पे अपना जल ले जाती है, ऐसे कह सकते हो आप। अगर अपने बात करें दोस्तों अम्बू दरिया, तो ये आपकी दोस्तों अरल सागर में ही है। तो दूसरे का आपका बी ही होगा। ठीक है। पहले का डी, दूसरे का बी। फर्स्ट डी है, सेकंड का आपका बी है, इन दोनों में है। थर्ड जो आपके कोलोराडो है दोस्तों, तो ये आपके कैलिफोर्निया की खाड़ी में, कैसे कोलोराडो कैसे कैलिफोर्निया, आपको याद रख लेना है। और फोर्थ का है जो आपकी लिम्पोपो नदी है, ये हिंद महासागर में बहती। ठीक है। लिम्पोपो हिंद महासागर में, तो ये ध्यान रखना है दोस्तों आपको। ठीक है। जो डोन नदी है, ये दोनों को डोन भी बोलते हैं, ये दक्षिण रूस में अजो का सागर है। ठीक है। और डोन यूरोप की 5वीं सबसे लंबी नदी है। इतना नहीं याद रखना अपने को, 5वीं है कि 6ठी है। ठीक है। और अम्बू दरिया अरल सागर से संबंधित है। कोलोराडो कैलिफोर्निया की खाड़ी से संबंधित है। बस इतना याद रख लेना जो मैच अपने यहाँ पे करवाया है। ठीक है। लिम्पोपो हिंद महासागर से संबंधित है। अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है लिम्पोपो। ठीक है। जो कि आपके जाम्बेजी नदी के बाद हिंद महासागर में गिर जाती है। अब अपने बात करेंगे दोस्तों जो वाल्विस रेंज है, रिज है, ये कहाँ पे स्थित है, कौन से महासागर में स्थित है? तो ये आपके दोस्तों अटलांटिक महासागर में स्थित है। ध्यान रखना, अटलांटिक महासागर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है?
तो दोस्तों जो जिब्राल्टर है ये यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है और अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। अटलांटिक को किससे जोड़ रही है? भूमध्य से जोड़ रही है। ये अभी अपने पहले भी दोस्तों पढ़ चुके हैं इसके बारे में अच्छे से, ठीक है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्लू माउंटेन शिखर कहाँ पे है? भारत के कौन से राज्यों में? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ब्लू माउंटेन रेंज अगर आपसे पूछ ले तो ब्लू माउंटेन आपको मिजोरम में मिलेगा दोस्तों। इसको फवंगपुई के नाम से भी जाना जाता है। ब्लू माउंटेन शिखर को किसके नाम से? फवंगपुई के नाम से भी इसको आप जानते हो। इसके अलावा इसकी ऊंचाई वगैरह नहीं याद रखनी इतने अपने को। और ये मिजो की पहाड़ियों की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। कौन सी पहाड़ी की? मिजो पहाड़ी की। तो मिजो पहाड़ी कहाँ पे हो जाएगी? मिजोरम में। मिजो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ब्लू माउंटेन शिखर, जो कि आपके मिजोरम में स्थित है। नंदा देवी दोस्तों भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, वो उत्तराखंड में हो जाएगी। कामेट पर्वत भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, ये भी उत्तराखंड में हो जाएगी, ठीक है। कंचनजंगा अपने कहाँ पे है? केटू गॉडविन ऑस्टिन, ये वैसे पीओके में है। वैसे अपने दोस्तों जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों किस में है? कंचनजंगा भारत के अंदर है। जो केटू वाली है ना, ये कहाँ पे है? पीओके में है। त्रिशूल की बात करें तो उत्तराखंड में आ जाएगी दोस्तों। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गारो और खासी पर्वत श्रृंखलाएं, देखो ये आराम से आप बता सकते हो दोस्तों। तो ये आपके मेघालय में पड़ेगी। गारो और खासी पर्वत श्रृंखलाएं कहाँ पे पड़ेगी? मेघालय में दोस्तों पड़ेगी। और मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। नेक्स्ट अपने बात करें माउंट सेंट हेल्स की बात करें तो ये कहाँ पे आपको मिलेगा? ये आपको दोस्तों अमेरिका में मिलेगा। कहाँ पे? अमेरिका में मिलेगा माउंट सेंट हेल्स, ठीक है। ये द्वीप है एक प्रकार का। जो बात करें माउंट सेंट हेल्स, स्केमानिया काउंटी। नेक्स्ट अगर अपने बात करें बैरन द्वीप पूछ ले तो कहाँ पे? भारत में। ज्वालामुखी है ये, ठीक है। और अगर आपसे माउंट एंटेना पूछ ले तो ये इटली में है। नेक्स्ट अब में बात करेंगे दोस्तों, आपसे पूछा गया है कि जो पर्वत श्रेणियां हैं, ठीक है, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इनका उत्तर से दक्षिण तक सही क्रम बताना है। ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या क्रम सही रहेगा? तो कारकोरम सबसे ऊपर है आपकी, ठीक है। कारकोरम सबसे ऊपर है दोस्तों। उसके बाद आपकी आ जाएगी, कारकोरम के बाद लद्दाख आ जाएगी। लद्दाख के बाद आपकी कौन सी आ जाएगी? जास्कर। जास्कर के बाद शिवालिक। तो KLGS याद रख लेना। कारकोरम, लद्दाख, जास्कर, शिवालिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपसे एग्जाम में, हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो कारकोरम, लद्दाख, जास्कर और शिवालिक, ठीक है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा जल डमरू मध्य बताना है? सबसे लंबा दोस्तों आपके आ जाएगा मलक्का वाला, ठीक है। जो मलक्का जल डमरू मध्य है, ये सबसे लंबा जल डमरू मध्य है, ठीक है। ये दोस्तों आपके हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। हिंद महासागर और जो दक्षिण चीन सागर नाम दिया गया है, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो अंडमान, जो मलक्का जल डमरू मध्य अंडमान सागर में पॉइंट है और जो प्रशांत सागर को वैसे जोड़ता है इनडायरेक्टली, डायरेक्टली हिंद और दक्षिण चीन सागर है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, कि आपको क्या है कि जो जितने भी जल प्रपात है ना वो बताने हैं कि इनमें से कितने जोड़े सुमेलित सही है। नर्मदा, कपिल धारा, तो इसमें कितने जोड़े सही सुमेलित है कि नर्मदा नदी पे कौन सा है, गोदावरी पे कौन सा है, शरावती पे कौन सा है, कावेरी पे कौन सा जल प्रपात है। तो दोस्तों इसमें जो नर्मदा है नदी पे जो जल प्रपात है कपिल धारा, ये बिल्कुल दोस्तों करेक्ट मैच है। यहाँ पे नर्मदा नदी पे ही है। और नर्मदा का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? नर्मदा का उद्गम होता है अमरकंटक से। अमरकंटक से इसका उद्गम होता है। दूसरा अगर अपने बात करें दोस्तों, जो गोदावरी नदी की बात करें, तो गोदावरी नदी का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली है। और दक्षिण की गंगा, इसे या वृद्ध गंगा भी कहते हैं गोदावरी नदी को, ठीक है। अगर अपने बात करें गोदावरी नदी की
तो इस पे दोस्तों जो जल प्रपात स्थित है गोदावरी नदी पे, तो वो स्थित है यहाँ पे सोमेश्वर जल प्रपात। ठीक है, तो गोदावरी पे है ये सोमेश्वर वाला। तो जो चौथा ऑप्शन में आपके दिखा रहा है ये गोदावरी नदी पे स्थित है। और दोस्तों जो आपका शिव समुद्रम है ये कावेरी पे है। तो ये तो यहाँ पे तो इसको आगे लिख लो आप सोमेश्वर, ये तो आपके गोदावरी पे हो जाएगा, कावेरी पे हो जाएगा आपके कौन सा, शिव समुद्रम। ठीक है, तो ये मैच हो जाएंगे। जो जोग जलप्रपात है दोस्तों ये आपका शरावती नदी पे ही है, ये करेक्ट है। तो केवल 2 हो जाएंगे, लेकिन अपने को ये याद रखना है कि नर्मदा नदी पे कपिलधारा जलप्रपात है, गोदावरी पे सोमेश्वर है और कावेरी पे शिव समुद्रम जलप्रपात है। ये तो फेमस है। अब अपने चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, जो फुम्बड़ी नामक तैरते द्वीपों का की श्रृंखला निम्न में से किसकी एक विशेषता है? तो ये है दोस्तों आपके लोकटक झील की विशेषता है। किसकी? लोकटक झील की, जो कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। अपने अगर बात करें दोस्तों ईस्ट इंडिया की, अपने जो जिला दर्रा किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? अगर अपने जो जिला की बात करें तो दोस्तों जैसे जो जिला जैसे जासकर याद रख लेना, जो जिला जासकर पर्वत श्रृंखला में स्थित है, जो कि भारत का जो केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, वहां पे स्थित है लद्दाख के अंदर। और अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट, सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में यहाँ पे एंटर करती है दोस्तों? तो ये दर्रा आता है आपका शिपली का। कौन सा दर्रा आता है दोस्तों? शिपली का दर्रा आता है। ठीक है, शिपली का भारत तिब्बत सीमा पर एक पहाड़ी दर्रा और सीमा स्थान है। नेक्स्ट, उड़ीसा में दोस्तों जो लो अयस्क है, उड़ीसा में लो अयस्क कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये दोनों जिले हैं आपके मयूरभंज और केंदुझर पूछ ले, दोनों के दोनों दोस्तों आपके लो अयस्क से संबंधित है, ध्यान रखना। उड़ीसा के बात करें, उड़ीसा के में दोस्तों इसके अलावा आपको बॉक्साइट भी बहुत ज्यादा मिल जाएगा उड़ीसा में। ठीक है, अब अपने चलते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र नदी की यहाँ पे सहायक नदी यहाँ पे नहीं है? तो टोंस यहाँ पे दोस्तों जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। ये एक बारहमासी हिमालयी नदी है जो उत्तराखंड के गढ़वाल संभाग से होकर बहती है और हिमाचल प्रदेश को स्पर्श करके जाती है। ठीक है, और यह यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है टोंस। तो टोंस यहाँ पे ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। तीस्ता सियांग मानस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अब अपने को दोस्तों जो खनिज है ये मैच करने हैं यहाँ पे। तो ग्रेफाइट उत्पादन के लिए कौन सा जिला जो फेमस है? तो ग्रेफाइट के लिए बैतूल। ठीक है, ए 3 हो जाएगा। तो वैसे तो आपका ऑप्शन नंबर 3 ही करेक्ट हो जाएगा। बी के लिए मैग्नीज के लिए यहाँ पे बालाघाट। ठीक है, और आपका जो नेक्स्ट दोस्तों जो है लो अयस्क के लिए आपका हो जाएगा दोस्तों जबलपुर। और हीरे के लिए दोस्तों आपका आ जाएगा पन्ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका दोस्तों यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और हीरा उत्पादन करने वाला इकलौता राज्य अगर पूछ ले तो मध्य प्रदेश ही है दोस्तों। और मैग्नीज मध्य प्रदेश में उड़ीसा और कर्नाटक के बाद तीसरा सबसे बड़ा है। मतलब मैग्नीज में मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पे है। इतना अपने को नहीं याद रखना। ठीक है, मेन जो मैचिंग है वो याद रख लेना आप, इतने कौन सा जिला कहाँ पे मैच करता है। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर अपने 1 टन इस्पात बनाते हैं, क्या बनाते हैं? 1 टन इस्पात, तो अपने को कच्चे माल में सबसे बड़ी मात्रा की आवश्यकता है। ये तो अपने बता देंगे कौन सी है। तो जो कच्चे माल में सबसे ज्यादा आपको चाहिए अगर अपने इस्पात बनाते हैं दोस्तों, तो वो अपने को चाहिए क्या? कोयला सबसे ज्यादा चाहिए। ठीक है, अब अगर आपसे पूछ ले कि 1 टन इस्पात बनाए तो आपको कितना कोयला चाहिए? तो 8 टन तो आपको चाहिए दोस्तों खाली कोयला। इसके अलावा दोस्तों आपको 4 टन लो अयस्क चाहिए। 4 टन क्या चाहिए? लो अयस्क आयरन ओरी। और अगर आपको दोस्तों 1 टन क्या चाहिए? चूना पत्थर चाहिए, चूना पत्थर। तो सबसे ज्यादा आपको क्या चाहिए? 8 टन कोयला। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोरबा दोस्तों कोल फील्ड पूछ ले तो ऐसे कई बार खाने से पूछ लेता है। तो जो कोरबा कोल फील्ड है ये भारत के दोस्तों आपके
छत्तीसगढ़ में पड़ेगी, ध्यान रखना छत्तीसगढ़ में। वैसे कोयला सबसे ज्यादा झारखंड में, लेकिन ये वाली कोल फील्ड आपको छत्तीसगढ़ में मिलेगी। इसी के साथ ही दोस्तों अपने जो क्वेश्चन है, जो 36 MCQ है, ये कंप्लीट होते हैं। एक और रह गया अभी, एक दो और। जो मझगांवा हीरे की खदानें हैं, ये दोस्तों किस राज्य में स्थित है, अभी मैंने आपको बताया, मैं से मझगांवा, मैं से मध्य प्रदेश, याद रख लेना। इसके अलावा निम्न में से दोस्तों कौन से उद्योग भारत के 8 प्रमुख उद्योगों का यहाँ पे हिस्सा नहीं है? ठीक है दोस्तों, अब आपको जो उद्योगों का हिस्सा नहीं है, ऐसे उद्योग यहाँ पे बताने हैं। तो खनन, धातुक्रम संचालन और दवाइयों, ये जो भारत के 8 प्रमुख उद्योग है ना, इनका दोस्तों ये हिस्सा नहीं है। अगर दोस्तों अपने 8 प्रमुख उद्योगों की बात करें तो सबसे पहले पेट्रोलियम आता है, फिर बिजली उत्पादन, फिर इस्पात, फिर कोयला, प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल उत्पादन, सीमेंट और उर्वरक, ये 8 आते हैं मेन। ठीक है, ध्यान रखना, इसमें खनन, धातुक्रम संचालन और दवाइयां नहीं है। तो दोस्तों इसी के साथ ही आपके जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट होते हैं 36। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।